हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 72। जैसा कि हमने कल लोक प्रशासन के प्रश्नों को डिस्कस किया था, उसी में हम कल 15 वर्ड्स के हमने डिस्कस करे थे, उसी में हम आज 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप सभी से मुझे एक बात और पूछनी है कि हमेशा जो मेरे वीडियो हैं वो अलग स्लाइड्स में आते थे, अभी मैं पीडीएफ से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर पीडीएफ से मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वीडियो की क्वालिटी में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना? आप सभी को ये भी अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि मुझे स्लाइड में एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे मैं वीडियो समय पर रिकॉर्ड नहीं कर पाती और मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से ये पूछना चाह रही हूँ। आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि जिस तरह से मैं आज और कल का वीडियो और आज का वीडियो आया है वो सही है ना? अगर इसी फॉर्मेट में चलेंगे तो अपना सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी क्वालिटी में फिर अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो यही स्टार्ट करिए, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। नवलोक प्रशासन व नवलोक प्रबंध से कैसे भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। 50 वर्ड्स का उत्तर देना है, 5 अंकों का प्रश्न है। ठीक है, तो नवलोक प्रशासन जो है वो नवलोक प्रबंधन से कैसे भिन्न है, इसी को मैं बता दें। जब भी कभी अंतर का प्रश्न आए तो मैंने हमेशा बताती हूँ कि नवलोक प्रशासन को इधर लिख दिया, जैसे नवलोक प्रबंधन को इधर लिख दिया। इससे एग्जामिनर को क्या होता है, इससे एग्जामिनर को चेक करने में क्या होता है, ईजी होता है और आंसर भी आपका काफ़ी अच्छा दिखता है। नवलोक प्रशासन में नवलोक प्रबंध भी शामिल होता है, यानी इसका एरिया क्या है, वाइड है, व्यापक है। ठीक है, और नवलोक प्रबंध नवलोक प्रशासन का ही एक भाग होता है, ये एक संकुचित अवधारणा है। ठीक है, फिर है यह संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायता करता है या प्रयास करता है नवलोक प्रबंधन। फिर यह संगठन में प्रभावी निर्देशन को सुनिश्चित करता है, प्रभावी निर्देशन को सुनिश्चित करता है, यह प्रभावी कार्य निष्पादन यानी कार्य जो हमारा जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये डायरेक्ट करता है तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूट। ओके, यह निर्देश देने हैं। ठीक है, निर्देश देते हैं, यानी निर्देश यानी वही डायरेक्ट करते हैं, हमें कमांड देते हैं। एंड ये निर्देश को लागू करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, निर्देश को लागू करवाते हैं, निर्देश देने वाले होते हैं। संगठन में प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करते हैं, प्रभावी कार्य निष्पादन व संसाधनों का सुनिश्चित और सुस्पष्टतम प्रयोग ये सुनिश्चित करते हैं। टोटली हम देखें तो जो क्रियान्वयन होता है, निष्पादन होता है, वो प्रबंधन के द्वारा होता है और लोक प्रशासन जो है वो क्या करता है, निर्देशन करता है। प्लस में क्या करता है, कोई भी नेतृत्व जो होता है, कोई भी कार्य जो है उसको प्रारंभ करता है, निर्देश देता है। इस तरह से ये कार्य करता है। और भी आप पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्लियर कर लेते थोड़ा स्क्रीन को। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की वर्तमान आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी CSR जो है हमारी कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर वर्तमान आवश्यकता क्या है, इस पर प्रकाश डालना है आपको 50 वर्ड्स में। तो देखते हैं किस तरह से उत्तर लिखेंगे। अस्तित्व विकास के लिए एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ही उसके अस्तित्व विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। ठीक है, किसी भी फर्म में जो है ना क्या करते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए कुछ उत्तरदायित्व जो है वो बनाए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो उसमें क्या करेंगे, एक व्यावसायिक इकाई जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के लिए अस्तित्व के विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है। फर्म का दीर्घकालीन हित क्या होता है इसमें, यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित होती है, यानी पॉजिटिव धारणा विकसित हो जाती है। अगर कोई भी फर्म हो गई, कोई भी कंपनी हो गई है, अगर वो सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे कोई भी गरीबी हो, ठीक है, विकलांगता हो, महिलाओं के लिए काम हो या फिर बच्चों के लिए काम हो, कुछ भी काम अगर सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई सहायता करती है तो जनता में पॉजिटिव एक मैसेज आता है कि हाँ ये कंपनी है, और कंपनी की धारणा जो है एक अच्छी बनती है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बनती है। सरकारी विनियम से बचाव दूसरा है। व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से CSR ग्रहण करके सरकारी विनिमय की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, सरकारी विनिमय में भी ये बचाव करती है। व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। व्यावसायिक संस्थाएं बहुमूल्य वित्तीय व मानवीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इसकी वर्तमान में क्या हो गई है, उपयोगिता हो गई है। और भी आवश्यकता जो है आप अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिवर्तन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, परिवर्तन प्रबंध प्रक्रिया को समझाइए। अब ये 50 वर्ड्स में बन सकता है और ये 100 वर्ड्स में तो आई थिंक पूछा हुआ ही है RAS में, सॉरी। ठीक है,
तो ये 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में आपको तैयार करना है। परिवर्तन प्रबंध ये सतत रूप से चलने वाली एक बहुआयामी प्रक्रिया है। परिवर्तन का प्रबंधन संगठन के अंदर हुए इन परिवर्तनों से प्रभावी ढंग से निपटने व परिवर्तन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का एक व्यवस्थित तरीका है। अर्थात परिवर्तन प्रबंध से तात्पर्य नियोजित व व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन करना, यानी सतत रूप से चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया हो गई। इसमें क्या होता है, समय के साथ जो है प्रबंधन जो है संगठन के अंदर जो हुए परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से क्या करता है, निपटान करता है, प्लस में उनको जो है लागू करवाता है, और जितने भी अवसर होते हैं उनका लाभ उठाने के लिए एक व्यवस्थित जो है ये तरीका होता है। अर्थात परिवर्तन प्रबंधन से नियोजित व व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन करना, यानी परिवर्तन इस तरह से करना कि पूरा प्लान्ड हो, ठीक है, व्यवस्थित हो। प्रक्रिया परिवर्तन प्रबंध प्रक्रिया का पालन करने से परिवर्तन की निगरानी और नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब क्या होता है, परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया जब पालन करते हैं तो निगरानी और नियंत्रण आसानी से हो जाता है। परिवर्तन प्रबंध प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं, निम्न चरण देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला चरण होता है परिवर्तन की आवश्यकता का आकलन, कि परिवर्तन की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है, क्या आवश्यकता है। परिवर्तन का उद्देश्य निर्धारित करना, परिवर्तन का उद्देश्य क्या है उसको निर्धारित करना। परिवर्तन की फिर योजना बनाना कि किस तरह से हम परिवर्तन करेंगे, सुनियोजित तरीके से करेंगे, पूरा प्लान करेंगे। फिर परिवर्तन को हम लागू करेंगे और फिर परिवर्तन को हम कंटिन्यू बनाए भी रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये होगा। आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट है विकास प्रशासन हेतु प्रशासनिक विकास अनिवार्य है, टिप्पणी करें। विकास प्रशासन हेतु प्रशासनिक विकास अनिवार्य है, टिप्पणी करें। प्रशासनिक विकास विकास प्रशासन का ही क्या है, एक भाग है। विकास प्रशासन उसी स्थिति में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जिसमें विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करने की प्रशासनिक क्षमता तथा योग्यता हो। यानी प्रशासनिक क्षमता और योग्यता जो है इसमें काफ़ी मैटर करती है। इसीलिए विकास कार्यों में संलग्न प्रशासनिक संगठनों, अभिकरणों तथा कार्मिकों को विकास प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना ही प्रशासनिक विकास है। प्रशासनिक कार्यकुशलता व प्रभावशीलता में वृद्धि करके ही प्रशासनिक विकास का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, इसको आप पॉइंट बना के भी उत्तर दे सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के साधनों का उल्लेख करिए। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के साधनों का उल्लेख करना है 50 वर्ड्स में। राजनीतिक निर्देश, सबसे पहला आ जाता है राजनीतिक निर्देश यानी नीति निर्माण। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल नीतियों का निर्माण करके संसद से स्वीकृति कराने के लिए उत्तरदायी है और निर्मित नीतियों को लागू करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें राजनीतिक निर्देश यानी नीति निर्माण का कार्य क्या होता है, मंत्रिमंडल जितनी भी नीतियों का निर्माण जो होता है वो संसद की स्वीकृति कराने के लिए उत्तरदायी होती है और निर्मित नीतियों को लागू करने के लिए लोक सेवक जो है वो करते हैं। ठीक है, यानी लागू करने का काम किसका हो गया, लोक सेवकों का हो गया। बजट प्रणाली द्वारा नियंत्रण, अब दूसरा हमारा साधन हो गया बजट प्रणाली। कार्यपालिका बजट प्रणाली के माध्यम से भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, बजट का निर्माण करती है, वह व्यवस्थापिका से इसे पारित करवाती है। यानी ये हो गया कार्यपालिका जो है वो बजट के माध्यम से क्या करेगी, प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, बजट का निर्माण भी करती है और व्यवस्थापिका जो है हमारी वो इसको पारित करवाती है। फिर हो गया नियुक्ति व निष्कासन द्वारा नियंत्रण। आप अंदर जो है वो अपने हिसाब से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन बाहर के पॉइंट है जैसे नीति निर्माण हो गया, बजट प्रणाली द्वारा नियंत्रण, नियुक्ति व निष्कासन द्वारा नियंत्रण, ये पॉइंट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अंदर में आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, सही मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि सही। नियुक्ति व निष्कासन द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त विभाग और संघ लोक सेवा आयोग की सहायता से प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। ओके, फिर है प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से प्राप्त प्रारूप के आधार पर नियम, विनियम, सेवा शर्तें, अधिकार क्षेत्र, कर्तव्य आदि का निर्धारण करती है। फिर है अध्यादेशों द्वारा नियंत्रण। संसद या विधानसभा का अधिवेशन नहीं चलने पर केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसके माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। तो ये सारे जो है ये क्या हो गए हमारे कार्यपालिका नियंत्रण। यानी अगर हम बात करें प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण, नीति निर्माण बजट प्रणाली द्वारा, नियुक्ति व निष्कासन द्वारा, प्रत्यायोजित विधान, अध्यादेशों द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सामान्यज्ञ विशेषज्ञ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। किस तरह से लिखेंगे इसको? लोक प्रशासन में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दोनों अंतर्विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि आपको इसको इसके पक्ष में तर्क देना है, तो उस तरह से आंसर लिखेंगे। प्रशासन की तकनीकी जटिलताओं को समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता, वहीं सामान्यज्ञों को भी नियामकीय कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो विकास प्रशासन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यानी प्रशासन की जटिलताओं को समझने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो वही नियामकीय कार्य जो होती है सामान्यज्ञों के द्वारा किया जाता है। सामान्यज्ञ सचिवालय कार्यों के निष्पादन, सचिवालय स्तर के कार्य जो होते हैं वो सामान्यज्ञ के थ्रू करते हैं और मंत्रियों को सहायता भी करते हैं। वहीं विशेषज्ञ व्यवहारिक पक्ष के नज़दीक होते हैं, तो व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो विशेषज्ञों को अधिक होता है। सामान्यज्ञ नीति निर्माण करते हैं, वहीं विशेषज्ञ इन्हीं नीतियों को लागू करने का कार्य करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दोनों में वर्गीकरण सतही है, अतः सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ प्रशासन में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वह दोनों में समन्वय व सहयोग से ही लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी बाद में आपको जो है ये संतुलित एक तो लाइन में ये भी लिखना है, तो इससे आपका आंसर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट है, नियंत्रण के क्षेत्र को समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी हमको बताना नियंत्रण के क्षेत्र को समझाना है। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थों को आदेश देकर उसका सक्रिय पालन करा सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा होती है। इस सीमा को लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी एक उच्च अधिकारी जो है वो कितने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रख सकता है, कितने को आदेश दे सकता है, आदेश देकर उसका सक्रिय पालन करवा सकता है, तो वही क्या हो गया, हमारा नियंत्रण का क्षेत्र का सिद्धांत हो गया। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रभावित करने वाले कारकों को दो कैटेगरी में बांटा है, परंपरागत कारक और नवीन कारक। परंपरागत कारक क्या है? व्यक्तित्व, स्थान, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, स्थान क्या है, अवधि, कार्य की प्रकृति कैसी है, पर्यवेक्षण की तकनीक क्या है, प्रत्यायोजन की सुविधा, ये सारे ही क्या हो गए, हमारे परंपरागत कारक हो गए। दूसरा है स्वचालन का प्रयोग, संप्रेषण की प्रक्रियाएं और विशेषज्ञों का उपयोग। अगर नवीन में बात करें तो स्वचालन यानी ऑटोमेटिक कितना है वो, संप्रेषण की प्रक्रियाएं, कम्युनिकेशन किस तरह का है, विशेषज्ञों को हम कितना उपयोग कर रहे हैं और किस टाइप के विशेषज्ञ हम काम में ले रहे हैं, ये सभी जो है कारक कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है वो देख लेते हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, नौकरशाही की मात्रात्मक भूमिका, नौकरशाही की कैसी भूमिका होगी, मात्रात्मक भूमिका, नौकरशाही का आकार बड़ा होगा, समुचित प्रशासनिक संरचना का इसमें अभाव होता है, नीति निर्माण में सामान्यज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका, लोकतंत्र के वाहक व रक्षक के रूप में लोक प्रशासन का स्वरूप रूढ़िवादी होता है। लोकतंत्र का वाहक और रक्षक हो गया, लोक प्रशासन का स्वरूप थोड़ा रूढ़िवादी होता है। लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर अधिक बल देते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा उस पर अधिक बल देते हैं। तो हम देखिए अगर विकासशील देशों में लोक प्रशासन की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं, और भी आप जो है यहाँ एरो बना के पॉइंट्स कर सकते हैं, तो इससे क्या आपका आंसर इफेक्टिव बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा आप लिख भी सकते हैं कि नौकरशाही की मात्रात्मक भूमिका क्या है, नौकरशाही का बड़ा आकार कैसे, समुचित, लेकिन आप ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करेंगे ना ऐसे करके तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। लोक प्रशासन का रूढ़िवादी स्वरूप होना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर अधिक बल देना, नीति निर्माण में सामान्यज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका, समुचित प्रशासनिक संरचना का अभाव होता है, इसमें नौकरशाही का बड़ा आकार होता है। तो इस तरह से आज हमने लोक प्रशासन की 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस किया। आगे भी ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू रखेंगे, तो चैनल पर बने रहिए। आई होप इस तरह से वीडियो बनाना आपको अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू।